गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप लोगों के जितने भी क्वेश्चंस हैं ना, जो भी क्वेश्चंस हैं वो एक बार अभी पहले आज 5 मिनट डिस्कशन कर लेते हैं, ठीक है। जो भी क्वेश्चंस है किसी को पूछने, कितनी क्लास में केमिस्ट्री खत्म होगी तो क्लासेस बहुत लगेंगी, टेंशन ना लो, ठीक है। बड़े अच्छे से होगी केमिस्ट्री। जिसके आज तक के डाउट्स थे वो सारे क्लियर होंगे। बुक्स के बारे में मैं बता देता हूँ, सुन लो बुक्स के बारे में। जो हिंदी मीडियम वाले हैं वो घटना चक्कर की बुक फॉलो करेंगे, ठीक है, प्लस रेलवे के प्रीवियस पेपर्स, ये 2 बुक आप लोगों को करनी है, ठीक है। सीटेट वाले सीटेट के प्रीवियस पेपर करेंगे, ईपीएफ वाले ईपीएफ के। एक जो जनरल बेसिक स्ट्रक्चर होता है केमिस्ट्री का, जो टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूँ एटॉमिक स्ट्रक्चर, हर एग्जाम का सिलेबस है, आज हम इसको स्टार्ट करेंगे, ठीक है। बुक मैंने बता दी। इंग्लिश मीडियम वाले किरण की बुक ले लेंगे, एसएससी के प्रीवियस पेपर, ठीक है। किरण की बुक में एरर बहुत है, आंसर्स बहुत गलत है, तो आंसर्स पर आप फोकस नहीं करोगे, ठीक है। हाँ शिव जी आप लाइव हो, भूमिका जी गुड मॉर्निंग, सूर्यदेव गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग भाई सभी को, ठीक है। आप लोगों में से कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जो मुझसे पहले भी पढ़े होंगे, ठीक है। अब सुनो, मेरा यूट्यूब चैनल है ये, इसको फॉलो कर लीजिएगा, ठीक है। कुछ चीजें आपके काम आएंगी, जैसे क्वेश्चंस वगैरह डिस्कशन होते हैं, ये यूट्यूब चैनल है। जिसको ग्रुप में ऐड होना हो, मेरा मोबाइल नंबर है ये। जब आप मेरे पास मैसेज करोगे ग्रुप में ऐड होने के लिए, ठीक है, तो नाम, ग्रुप के लिए नाम और बैच, ये दोनों मैसेज करोगे तब आपको ग्रुप में ऐड करेंगे। कुछ बच्चे क्या होते हैं, बोल देते सर मुझे ग्रुप में ऐड कर दो, यही नहीं पता कौन सा बैच है, उनका नाम नहीं पता, किस नाम से नंबर सेव किया जाए, क्योंकि नंबर सेव नहीं करेंगे तब तक वो ऐड नहीं होंगे, ठीक है। अच्छा, मेरी क्वालिफिकेशन क्या है आनंद जी? मेरी क्वालिफिकेशन है बीटेक। सुन लो, मेरे बारे में जानना चाहते हो, बीटेक मेरी क्वालिफिकेशन है। गेट का पेपर 3 टाइम निकाला हुआ गेट, ठीक है। यूपीएससी जो होता है, ठीक है, इंजीनियरिंग सर्विस वाला, ठीक है, आईईएस जिसे बोलते हैं, ये लास्ट पेपर से मैं आउट हूं। करंटली मैं गवर्नमेंट सर्वेंट हूं, गवर्नमेंट जॉब करता हूं, ठीक है। ऑल ओवर हरियाणा में 26 रैंक है मेरा 10th क्लास में, ठीक है। टीचिंग एक्सपीरियंस ये सब मैं बताता नहीं, आप लोग पूछ रहे हो, क्योंकि इन सबसे कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं। मोबाइल नंबर चेक करो कहीं गलत ना दे दिया हो। 12 साल का मेरा टीचिंग एक्सपीरियंस है, 12 क्या 13 ही हो गया अब तो, ठीक है। मेरा नाम है सतेंद्र धनखड़, ये मेरा नाम है। जो यूट्यूब चैनल है ये मेरा नाम है, ठीक है। ये तो हो गए मेरे बारे में। ब्रांच मेरी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन थी, ठीक है, ECE। एग्जाम्स बहुत निकाल रखे हैं और भी काफी है इतना। ठीक है, और किसी को कुछ पूछना हो? इंग्लिश में पढ़ाना सर, इंग्लिश कंटेंट, अरे दोनों में पढ़ाएंगे, बाइलिंगुअल पढ़ाएंगे। आपसे मिलकर अच्छा लगा सर जी, थैंक यू। राजू जी पहले पढ़े हो क्या? डेमो क्लास देखना जरूरी है, कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है, फ्रेश पढ़ाएंगे बिल्कुल, ठीक है, दोनों में पढ़ाएंगे। जो मत पूछो किस में है। अच्छा देखो मैसेज भी आ गया, योगेश GS 14, हाँ ठीक है, इस तरीके से ही मैसेज करना जैसे इन्होंने मैसेज किया, योगेश कुमार GS स्पेशल 14, 15, 16 जो भी जिस बैच का है। अरे ये सौरभ जी ये क्या करोगे सर, हरियाणवी में पढ़ाइए, मजा आ जाएगा। प्रंजाल जी पढ़ाएंगे, टेंशन न लो सर। टीचर में आना ठीक, टीचिंग में तब आओ बेटा जब पहले एक बार आप एग्जाम से निकालो, ठीक है, एग्जाम की तैयारी करो, उससे आपके कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर होंगे। अगर कहीं सिलेक्शन नहीं होता तब टीचिंग में आओ, या कहीं सिलेक्शन ले लो उसके बाद टीचिंग में आओ, ठीक है, ताकि बच्चा आपसे पढ़े, उसे ये तो पता हो ना कि आपने भी एग्जाम से निकाल रखे है, आपको उसकी फुली नॉलेज है, तब कामयाब होगे टीचिंग में, ठीक है। समझ में आना चाहिए, इतनी दया सब समझ में आएगा, ठीक है, फर्स्ट टाइम कोई बात नहीं। सिलेबस बता देंगे भाई, सिलेबस मैं थोड़ा लेट बताता हूँ क्योंकि सिलेबस बताने में मैं थोड़ा टाइम खराब नहीं करना चाहता। तो अब स्टार्ट करते हैं पहले एटॉमिक स्ट्रक्चर, परमाणु संरचना। एटॉमिक स्ट्रक्चर
देखो बच्चों फ़ोन मत करो, अभी क्लास में डिस्टर्ब हो जाएंगे नहीं तो, ठीक है। अभी आप बाद में कर देना मैसेज वगैरह जो भी कर रहे हो, ठीक है। अभी मत करो, बाद में क्लास के बाद कर देना, क्योंकि इसमें डिस्टर्बेंस होगी। फिर इससे तो ये मतलब हुआ कि मैंने अपना नंबर गलत दे दिया आप लोगों को। और माहौल बनाने के बाद कोई फ़ोन मत करना, ठीक है। कोई भी इशू आप पूछ सकते हो, ठीक है। कौन सा जॉब है, कहाँ जॉब करते हो और क्या करोगे, कौन SI पोस्ट पर हो, क्या करोगे? मैं बहुत अच्छी पोस्ट पर हूँ, टेंशन ना लो, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, ठीक है। बाद में कराएंगे सिलेबस इंट्रोड्यूस, ठीक है। अब हेडिंग डालो एटम परमाणु, एटम परमाणु। अरे बच्चों मान जाओ, बाद में कर देना, अब तो लग गए मैसेज अभी से करने, मैं ही परेशान हो जाऊंगा सेव करते करते नंबर। अभी रुक जाओ भाई, जानकर अच्छा लगा सर, थैंक यू तोकर जी। सर नोट्स को, अब नोट्स की बात भी सुन लो। देखो नोट्स जब मिलेंगे मिल जाएंगे, नोट की टेंशन ना लो। मेरा मानना ये होता है कि नोट्स हमेशा क्लास में जब आप पढ़ रहे हो साथ के साथ आपको नोट्स बनाने चाहिए, क्योंकि जब आप खुद नोट्स बनाओगे तो टॉपिक की क्लियरिटी आपके माइंड में आएगी, ठीक है। अच्छे से आप नोट्स बना पाओगे। जब आप उन्हें रिवाइज करोगे ना तो आपको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। अगर मेरी पढ़ाई PDF में एज इट इज आपको दे दूंगा तो आपको समझ में नहीं है, मतलब समझ में आएगा तो जल्दी आपको याद नहीं होगा। लाइव मुझे में टेंशन ना लो, जब तक बैच खत्म होने के 1 महीने बाद तक ये वीडियो रहेंगी आपकी, ठीक है। टेंशन ना लो उस चीज की। अभिषेक सर, ठीक है ऑफ कर लो। हाँ मुझे यही करना पड़ेगा, प्राउड होता है सर ऐसे। सर जी ओके थैंक यू। अरे मूर्ख को आप मानोगे ही नहीं, बिल्कुल है ना, कह रहा हूँ बाद गलती कर दी, आज के बाद ऐसा नहीं होगा। मैं नेट को ऑफ कर लेता हूँ अपने, ठीक है। चलो भाई फुल कंटेंट, चलो अब पढ़ लेते हैं, ठीक है। हाँ मिनिस्ट्री में हमें देखो, अब देखो एटम, एटम यूनिवर्स का वो सबसे छोटा पार्ट होता है जिसको हम डिवाइड नहीं कर सकते। ये आप लोगों ने स्टेटमेंट पढ़ी होगी, ठीक है, लेकिन ये स्टेटमेंट गलत है। एटम को डिवाइड किया जा सकता है, अभी थोड़ी देर में पता चल जाएगा कैसे डिवाइड होता है, लेकिन आपको पढ़नी है ये, क्योंकि आपके सिलेबस में यही स्टेटमेंट काम करती है। तो फर्स्ट पॉइंट लिखोगे द स्मॉलेस्ट पार्ट, नोट साथ के साथ बनाना भाई, दोनों में लिखवा रहा हूं। द स्मॉलेस्ट पार्ट, द स्मॉलेस्ट पार्ट विच कैन नॉट बी further divided, which cannot be further divided, which cannot be further divided is known as atom, is known as atom। हिंदी में लिखोगे वह सबसे छोटा भाग, वह सबसे छोटा भाग, वह सबसे छोटा भाग, वह सबसे छोटा भाग जिसे फिर से विभाजित, जिसे फिर से विभाजित न किया जा सके, जिसे फिर से विभाजित न किया जा सके, परमाणु कहलाता है, परमाणु कहलाता है। ये स्टेटमेंट सबको पता है, ठीक है। डिवाइड कर सकते लेकिन गलत अभी पढ़ाऊंगा। अब यहाँ से, अब क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट हो जाते हैं कि एटम की कंपोजिशन क्या है, एटम किन चीजों से मिलकर बना है, ठीक है। तो सभी को पता है एटम 3 फंडामेंटल पार्टिकल से बना। वो फंडामेंटल पार्टिकल कौन से हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। तो लिखना इट इज मेड अप ऑफ, इट इज मेड अप ऑफ, इट इज मेड अप ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, एंड न्यूट्रॉन। हिंदी में लिखोगे यह है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, यह है इलेक्ट्रॉन, यह है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बनता है। यह इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बनता है। यह इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बनता है, ठीक है। यहां तक नोट कर लीजिए। अब आगे बढ़ते हैं। लाइव क्लास है गौतम जी, स्पीड कम का ऑप्शन नहीं आ रहा है सर। नमित जी अब इसका तो मैं क्या बता सकता हूं। हाँ मुझे क्लास के बाद ही शेयर करना चाहिए था। दीपक जी गलती हो गई आप लोगों को कि इतने मैसेज आए, मैंने सोचा एक बार बता के ही छुट्टी कर देता हूं।
गुड मॉर्निंग सर, आपकी हैंड राइटिंग बहुत मस्त है, थैंक यू अमजद जी। नोट कीजिए बस जल्दी जल्दी, ठीक है। अब देखो आगे, एटम का स्ट्रक्चर सभी ने देखा होगा, गुजरे जमाने में मैडम ने पढ़ाया होगा, और जब मैडम पढ़ाती है तो आप पढ़ते तो हो नहीं, है ना। चलो कोई बात नहीं। देखो एटम को हम इस तरीके से बनाते हैं, सेंटर में एक इधर बना लेते हैं, सेंटर में एक पॉजिटिव पार्ट होता है, इसके अराउंड में एक सर्कुलर पाथ्स होते हैं, ठीक है। ये एटम का स्ट्रक्चर होता है। तो ये जो सर्कुलर पाथ होते हैं इनको बोलते हैं हम ऑर्बिट, इधर लिख देते हैं। ये जो सर्कुलर पाथ है ये होते हैं आपके ऑर्बिट, कक्ष, और सेंटर में जो पॉजिटिव पार्ट होता है इसको बोलते हैं हम न्यूक्लियस, नाभिक, न्यूक्लियस नाभिक। इसका एक दूसरा नाम ये होता तो नहीं, इसका मतलब मैं बता दूंगा, न्यूक्लियंस, इसको न्यूक्लियंस भी बोल सकते हैं। क्यों बोल सकते हैं बताऊंगा अभी। न्यूक्लियंस को हिंदी में न्यूक्लियंस ही बोलते हैं, ठीक है। अब देखो फोन नंबर मैं दे चुका हूं भाई स्टार्टिंग में, बाद में वीडियो में देख लेना, ठीक है। अब देखो एटम जो है वो 3 चीजों से बना है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ठीक है। तो जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ये एटम के स्ट्रक्चर में कहां पर प्रेजेंट होंगे, ये ऑर्बिट के अंदर होते हैं। तो ऑर्बिट के अंदर होते हैं आपके इलेक्ट्रॉन। अब बच गए प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, तो ये कहां पर प्रेजेंट होंगे, एटम के सेकंड पार्ट में। एटम का सेकंड पार्ट क्या आपका, न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होते हैं आपके प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, अभी तक आप लोगों ने यही पढ़ा होगा कि सबसे छोटे पार्टिकल होते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, लेकिन ऐसा नहीं है। इनसे भी छोटा पार्टिकल होता है एक क्वार्क, और क्वार्क जब क्वार्क से मिलते हैं तो इनसे फॉर्मेशन होती है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन आपके किसके बने हैं, क्वार्क के बने हैं, ठीक है। क्वार्क के बारे में आपको ज्यादा जानने की जरूरत नहीं, वो आपके सिलेबस में है नहीं, ठीक है। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन आपके किससे बने हैं, क्वार्क से बने हैं। और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से क्या बनते हैं, न्यूक्लियॉन्स। तो हम बोल सकते हैं ना न्यूक्लियस किसका बना है, आपका क्वार्क का। अब ये जो क्वार्क जो पार्टिकल है इसकी खोज की थी जेलमैन ने, डिस्कवर्ड बाय जेलमैन। बस आप इतना याद रखोगे, प्रोटॉन न्यूट्रॉन किसके बने हैं, क्वार्क से बने हैं। न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है आपका, क्वार्क होता है। इतना नोट कर लीजिए बस। सरफराज जी ये टूटेंगे ना, एटम को आप तोड़ सकते हो, एटम से आप प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन को अलग कर सकते हो। हाँ जी सज्जन जी पूछता है केमिस्ट्री। अब क्वार्क, डाउन क्वार्क भी बताइए सर। अरे शुभम जी लो, बीएसएससी मेंस कवर हो जाएगा, उसके लिए साइंस स्पेशल ज्वाइन कीजिए, इससे भी हो जाएगा, 80% हो जाएगा, बाकी साइंस स्पेशल। देखो मैं बता देता हूं, देखो सुन लो। क्वार्क 2 तरीके के होते हैं, आप मानोगे नहीं। क्वार्क 2 तरीके के होते हैं, एक होते हैं अप क्वार्क, एक होते हैं आपके डाउन क्वार्क। अप क्वार्क जो होते हैं ना, इस पर चार्ज होता है, आवेश जो होता है इन पर चार्ज, आवेश ये होता है +2/3, और जो डाउन क्वार्क होता है इस पर होता है -1/3। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, 2 अप क्वार्क मिलाओ और एक डाउन क्वार्क, देखो क्या बनता है, रिजल्ट आपके सामने। एक अप क्वार्क पर चार्ज कितना होता है, +2/3, तो 2 पर कितना हो जाएगा, ×2। एक डाउन क्वार्क पर कितना होता है, -1/3, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4/3 -1/3 यानी कि 1। तो +1 चार्ज किस पर होता है, प्रोटॉन पर। तो प्रोटॉन कैसे बनता है, 2 अप क्वार्क मिलाओगे तब मिलेगा प्रोटॉन। और अगर आप एक अप क्वार्क प्लस एक डाउन क्वार्क को मिलाओगे देखो क्या बनेगा, चार्ज कितना होता है अप क्वार्क पर, -2/3, डाउन क्वार्क पर कितना होता है, -1/3। ये एक अप क्वार्क 2 डाउन क्वार्क, ठीक है। तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0 चार्ज किस पर होता है आपका, न्यूट्रॉन पर। मतलब इंटरचेंज कर दो, इनको इंटरचेंज करोगे तो न्यूट्रॉन बन जाएगा। तो ये होता है क्वार्क। हाँ बैच 16 हरफुल जी। सुमन जी आवाज ठीक नहीं आ रही, बाकी को तो आ रही होगी, इसको नोट कर लीजिए। अब आगे बढ़ते हैं फिर। क्वार्क को हिंदी में क्वार्क ही बोलते हैं अभिषेक जी। गौरव जी एटम बताया तो वो सबसे छोटा पार्ट जिसे फिर से डिवाइड नहीं किया जा सकता। सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते, थैंक यू अंकित जी, इतना फास्ट जा रहे हो सर। आनंद जी आप बच्चे थोड़ी हो भाई, अब मैं तो इंग्लिश हिंदी दोनों लिखता हूं, आपको तो एक ही लैंग्वेज लिखनी है, लाउड एंड क्लियर। क्वार्क फिर से तो वीडियो को दोबारा देखना बेटा,
अब एक बार हम न्यूक्लियस की बात कर ही लेते हैं अलग से। देखो अलग से बता देता हूं। देखो न्यूक्लियस जो होता है इसके बारे में बात कर लेते हैं एक बार। देखो न्यूक्लियस नाभिक, न्यूक्लियस किससे बना आपका? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन या क्वार्क से। तो लिखोगे इट इज मेड अप ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कोई बोलते हैं हम न्यूक्लियॉन्स, इन दोनों को मिलाकर बोलते हैं हम न्यूक्लियॉन्स। प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन बोलो या क्वार्क बोलो, ठीक है। न्यूक्लियॉन्स को हिंदी में न्यूक्लियॉन्स ही बोलते हैं, ठीक है। अब आगे देखो, वो इस आपके लिपसिंग के साथ मैच, अरे अजीत जी लिपसिंग के साथ मैच नहीं करे, क्या करें, इसका बोल तो मैं यही रहा हूं। हाँ जी, प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है। रीटा जी क्या कह रहे हो, क्या चेक करना है? क्वार्क की खोज जेल मैंने की थी, लिखा तो है। सर आप बहुत अच्छा पढ़ा रहे हो, आज तक मैंने ऐसे कभी पहले नहीं पढ़ा। ओके देवी प्रसाद, हाँ गोल्डस्टीन ने की थी। अरे मूर्खों, आएंगे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन पर भी आएंगे, रुक तो जाओ, पढ़ते जाओ, ठीक है। अब ये जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं ये न्यूक्लियस के अंदर बंधे होते हैं, तो कोई तो फोर्स होगा जो इनको होल्ड करके रखता है। तो न्यूक्लियस के अंदर कौन सा फोर्स है जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को होल्ड करके रखता है? न्यूक्लियर फोर्सेस, ठीक है। तो क्वेश्चन भी आपसे पूछा जाता है, तो नेक्स्ट वन लिखोगे प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन आर बॉन्डेड बाय न्यूक्लियर फोर्सेस। एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है, नेचर का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स कौन सा होता है? न्यूक्लियर फोर्स, ठीक है। ब्रैकेट में लिख लोगे न्यूक्लियर फोर्सेस आर दी स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्सेस इन नेचर। हिंदी में लिखोगे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच नाभिकीय बल होता है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच नाभिकीय बल होता है। ब्रैकेट में लिखोगे नाभिकीय बल प्रकृति का सबसे शक्तिशाली बल होता है। प्रकृति का सबसे शक्तिशाली बल होता है, ठीक है। अब नोट करने के बाद मुझे एक चीज बताओ, न्यूक्लियस के अंदर कौन सी एनर्जी स्टोर होती है? नाभिक में कौन सी ऊर्जा होती है? हाँ जी, नाभिकीय बल है। इसमें न्यूक्लियस में कौन सी एनर्जी स्टोर होती है? मेरी बात ध्यान से सुनना, आप लोगों ने फिजन और फ्यूजन प्रोसेस पढ़े होंगे, संलयन और विखंडन। तो देखो विखंडन क्या होता है? जब एक बड़ा न्यूक्लियस एक से ज्यादा छोटे न्यूक्लियस में टूटता है और इसमें एनर्जी रिलीज होती है। तो ये एनर्जी आती कहां से है? इस न्यूक्लियस से आती है, नाभिक से आती है, नाभिक के अंदर से आती है ये एनर्जी। और इस एनर्जी का नाम क्या है? ये आपकी न्यूक्लियर एनर्जी होती है, नाभिकीय ऊर्जा होती है। तो एनर्जी कहां से आई है? ये न्यूक्लियस से आई है। और डिटेल में रेडियो एक्टिविटी टॉपिक पढ़ाऊंगा जब बताऊंगा ये इस एनर्जी के बारे में, ठीक है। वैसे भी आप लोगों को पता होगा फिजन और फ्यूजन में जो एनर्जी निकलती है वो कौन सी होती है? आपकी न्यूक्लियर एनर्जी होती है, नाभिकीय ऊर्जा होती है, ठीक है। तो न्यूक्लियस में कौन सी एनर्जी मिलेगी फिर आपको? न्यूक्लियर एनर्जी। तो नेक्स्ट पॉइंट लिखोगे, या ऐसे भी बोल सकते हो न्यूक्लियस के अंदर कौन से फोर्सेज हैं? न्यूक्लियर फोर्सेज है ना नाभिक के अंदर, ठीक है। नाभिकीय बल है तो ऊर्जा भी कौन सी होगी? न्यूक्लियर एनर्जी, नाभिकीय ऊर्जा। तो लिखोगे नेक्स्ट पॉइंट, न्यूक्लियर एनर्जी इज प्रेजेंट inside the nucleus.
न्यूक्लियर एनर्जी इज प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस। हिंदी में लिखोगे, नाभिक में नाभिकीय ऊर्जा होती है। नाभिक में नाभिकीय ऊर्जा होती है। ठीक है। न्यूक्लियस का साइज कितना होता है? साइज ऑफ न्यूक्लियस, नाभिक का आकार। देखो हर एक न्यूक्लियस का साइज अलग अलग होगा। ठीक है, इस तरह लिख लो। ऑर्डर बता रहा हूं मैं इसका, एक क्रम, किस क्रम में होगा। किसी भी न्यूक्लियस का जो साइज होता है वो 10⁻⁻15 मीटर की रेंज में होता है, मतलब इसका मल्टीपल मिलेगा। ठीक है, और 10⁻⁻15 मीटर को बोलते हैं हम 1 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, तो यहीं से क्वेश्चन और बनता है कि जो आपका न्यूक्लियस होता है इसके साइज को मापने का एसआई मात्रक क्या होता है, एसआई यूनिट क्या होती है। तो यहां से पता चलता है इसकी एसआई यूनिट क्या होगी आपकी, सॉरी एंगस्ट्रॉम नहीं, इसको फर्मी बोलते हैं भाई, 1 फर्मी, एंगस्ट्रॉम नहीं फर्मी। ठीक है, तो न्यूक्लियर साइज की जो यूनिट होती है वो क्या होगी आपकी, फर्मी। एसआई यूनिट ऑफ न्यूक्लियर साइज, नाभिकीय त्रिज्या की इकाई, नाभिकीय त्रिज्या की का मात्रक लिख लो, का एसआई मात्रक क्या होता है आपका, ये फर्मी। यहां तक किसी कोई डाउट हो तो पूछो। ये सब न्यूक्लियस के बारे में था। शुभम जी इंट्रो क्लास तो मेरी तो पहली क्लास ही आज पहली है, इंट्रो क्लास कहाँ पढ़ाई है मैंने, वो तो वैसे दे रखा होगा आपको, डेमो भी प्रॉपर क्लास हो चलेगी ना। हाँ जी शेखर जी, मल्टीपल में होगा। बैकग्राउंड नॉइस आ रही है। अरे वो गलती से लिख दिया था एंगस्ट्रॉम, आप पीछे ही पड़ गए। न्यूक्लियस पर कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव होता है राहुल जी, क्योंकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं उसके अंदर, और प्रोटॉन पर पॉजिटिव होता है, न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता, इसलिए उस पर पॉजिटिव। सर क्लियर। फ्यूजन एमडीजी आगे आएगा, बताएंगे। वो डिस्कवर्ड न्यूक्लियस अभी आ रहे हैं, रदरफोर्ड ने डिस्कवरी की थी। न्यूमेरिकल साइंस स्पेशल में होते हैं भाई, न्यूमेरिकल इसमें नहीं होते। अब ये जो न्यूक्लियस होता है इसकी खोज किसने की थी, रदरफोर्ड ने की थी। इसने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था, उस एक्सपेरिमेंट का नाम क्या था, अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। ये भी आपसे पूछा जाता है, तो नेक्स्ट वन लिखोगे। इट वाज डिस्कवर्ड बाय रदरफोर्ड by performing alpha scattering experiment, हिंदी में लिखोगे, नाभिक की खोज, एक्सपेरिमेंट नहीं पढ़ना है आपको, नाभिक की खोज रदरफोर्ड ने अल्फा परकिरणन परीक्षण से की थी। ठीक है भाई, अब बताओ। पेपर फर्स्ट में नहीं आती नीरज जी, पेपर 2 में आती है। आप पूछिए रोहित जी क्या क्वेश्चन था। राम राम धर्मेंद्र जी। देखो बच्चों आज बैच ज्यादा है, बहुत दिनों बाद क्लास हो रही, तो मैं सभी के कमेंट नहीं पढ़ पाऊंगा। क्या गलत पढ़ा दिया शुभम जी, बताना एक बार। आपने कुछ ज्यादा ही पढ़ लिया, बताओ जल्दी।
एक बच्चा कह रहा है सर गलत पढ़ा रहे हो, अगर एक बार इस बच्चे को बता दीजिए। आप पीरियड टेबल भी पढ़ाएंगे, टेंशन ना। शुभम जी जल्दी बताइए क्या गलत पढ़ा रहे हैं, आपको भी देख लेते हैं आपको कितना आता है। हाँ जी आता है सुपर टेट में भी थोड़ा बहुत। हाँ शुभम जी बता तो दीजिए अब, बस आपके कमेंट को देखने के लिए खड़ा हूं, नहीं तो आगे पढ़ाता। अरे भाई बता तो दिया, 1 एंगस्ट्रॉम वो करेक्शन कर तो दिया उसका, 10 की पावर वो गलती से लिख दिया था, फर्मी होता है एंगस्ट्रॉम 1 की 10 की पावर -10 ही होता है, मैं कब मना कर रहा हूँ। देखो बेटा 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल टू होता है 10 की पावर -10 मीटर, वो मैंने गलती से लिख दिया था। 1 फर्मी होता है इक्वल टू 10 की पावर -15 मीटर। इतने बच्चों के कमेंट आ रहे हैं ना, इस चक्कर में माइंड स्लिप हो जाता है कई बार, ठीक है। तो ये मैंने आपको करेक्शन करवा तो दिया, बस यही बात है। मैं सोचा पता नहीं क्या कह रहे हो, क्या समझ में नहीं आता बम बम जी। अरे बच्चों यही तो पढ़ाया होगा भी आप लोगों को, करेक्शन किया था 2 एंगस्ट्रॉम कट करके। नहीं भाई निकुश जब बड़ोत नहीं पढ़ा था, छोड़ दिया बड़ोत पढ़ाना मैंने। हाँ ऋषिकेश जी अब खुश। नाभिक की त्रिज्या क्या होती है, देखो जैसे न्यूक्लियस है ना, इसको बोलते हैं न्यूक्लियस का जो रेडियस होता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन सब पढ़ाऊंगा, अलग से पढ़ाऊंगा, अभी रुक जाऊं। ER जी सबके कमेंट्स नहीं पढ़ पाता मैं, ठीक है। साइंस स्पेशल का न्यू बैच कैरियर वाले बताएंगे, मुझे नहीं पता इसकी इन्फॉर्मेशन। अच्छा केमिस्ट्री समझ में नहीं आता, तो अब तो आ रहा होगा, अब दिक्कत है क्या, अब ये बताओ, ठीक है भाई। तो ये सब था न्यूक्लियस के बारे में। अब देखो अब ऑर्बिट्स के बारे में पढ़ते हैं, कक्षों के बारे में, ऑर्बिट्स के बारे में, कक्षों के बारे में, ठीक है। देखो ये न्यूक्लियस है, इसके अराउंड में ये पहला ऑर्बिट है, ये दूसरा ऑर्बिट है, ये तीसरा ऑर्बिट है। तो ये जो पहला ऑर्बिट होता है इसका नाम क्या होता है K, दूसरा ऑर्बिट होता है इसका नाम होता है L, जो तीसरा ऑर्बिट होता है इसका नाम होता है M, जो चौथा ऑर्बिट होता है इसका नाम होता है N, पांचवा होता है O P Q, इस तरीके से चलते रहते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर इन ऑर्बिट्स के अंदर क्या प्रेजेंट है, इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो K शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आते हैं 2, L में कितने आते हैं 8, M में कितने आते हैं 18, N में कितने आते हैं 32, O में कितने आते हैं 50, P में कितने आते हैं 72। तो कैसे पता चला, ध्यान से सुनना, भी नोट बाद में कर लेना। सुनो किसी भी शेल में आपको ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकालने, ज्यादा से ज्यादा कितने आ सकते हैं, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिट। एक ऑर्बिट में ज्यादा से ज्यादा कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, देखो मैक्सिमम नंबर ऑफ, कक्ष में देखो अब आप लोगों को क्या आता है, अब देखो ध्यान से सुनना। कक्ष में अधिकतम, कक्ष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या। तो किसी भी शेल में आपको मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं, उसके लिए फॉर्मूला होता है 2n²। इस फॉर्मूले से हम निकालते हैं किसी भी शेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। अब यहां पर जो n है, ये n क्या रिप्रेजेंट करता है, ये n रिप्रेजेंट करता है ऑर्बिट नंबर को, कक्ष संख्या को, ये सभी को पता है। पेपर में क्वेश्चन पूछा जाएगा 2n² जो होता है, इसमें n क्या रिप्रेजेंट करता है, ऑर्बिट नंबर आपको ऑप्शन में नहीं मिलेगा। पहला ऑप्शन होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, दूसरा होता है मैग्नेटिक एजीमुथल क्वांटम नंबर, दिगंशी क्वांटम संख्या, तीसरा होता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, चुंबकीय क्वांटम संख्या, चौथा होता है स्पिन क्वांटम नंबर, चक्रण क्वांटम संख्या। तो ये कौन सा क्वांटम नंबर होता है, ये जो होता है ये आपका होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। क्वांटम नंबर आपके सिलेबस में नहीं है, आप इसे याद रखोगे बस। इसे भी क्यों याद रखोगे, क्योंकि ये फॉर्मूला आपके सिलेबस में है, इस फॉर्मूले के बारे में आपको सारी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। तो ये जो n है ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है आपका, मुख्य क्वांटम संख्या, ये याद रखोगे। क्वांटम नंबर पढ़ने हैं, ये सब साइंस स्पेशल में आता है, यहाँ नहीं आता, क्योंकि साइंस स्पेशल में बाकी सीडीएस वगैरह सब एग्जाम कवर करके चलते हैं। अब यहाँ पर जो n² होता है, सीजीएल 2017 में आपसे क्वेश्चन पूछा गया n² क्या रिप्रेजेंट करता है, जल्दी बताइए n² क्या रिप्रेजेंट करता है। एम में 16 कहां से आ जाएंगे मूर्ख, 18 आएंगे एम में। तो ये बताऊंगा ये वैल्यूज कैसे आएंगे, अभी बताऊंगा, इसके बारे में बात करूंगा अभी। राम राम धर्मेंद्र जी। कैसे क्यों शुरू है बाद में बताएंगे सारी चीजें, ये आपके यहाँ पढ़ने की जरूरत नहीं है।
ठीक है, ये आपने एकेडमिक्स में 11th में क्यों नहीं पूछे ये क्वेश्चन जो आज पूछ रहे हो? टेस्ट ले रहे हो क्या मेरा? ये तो मैं बता दूंगा, टेंशन ना लो, मैं सब पढ़ाता हूँ, IIT वगैरह ही पढ़ाता हूँ, केमिस्ट्री हर लेवल की पढ़ाता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। टेस्ट लेना चाहो तो ले सकते हो, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। आपको एक बात बता देता हूँ सब लोगों को, पहले केमिस्ट्री पढ़ाने में इस SSC की फील्ड में नंबर 1 टीचर पता है कौन है? पता आप लोगों को? आपके सामने खड़ा है, ठीक है, कौन? मैं ही हूँ। नंबर 1 भी मैं ही हूँ, नंबर 2 ये भी मैं ही हूँ, 3 भी मैं ही हूँ, 10 तक मैं ही हूँ। अब ऐसा क्यों है? क्योंकि जो मैं पढ़ाता हूँ ना वो पेपर में आता है, इसलिए। ठीक है, अब सुनो ध्यान से। n स्क्वायर जो होता है ये नंबर ऑफ, जो क्वेश्चन पूछा था उसका तो आंसर किसी ने दिया नहीं। n स्क्वायर जो होता है ये रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स को, ठीक है, कक्षकों की संख्या को, कक्षकों की संख्या को। अब ऑर्बिटल भी आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन इनके बारे में मैं आपको पढ़ाऊंगा क्योंकि मुझे जरूरत पड़ेगी। ठीक है, देखो ऑर्बिट और ऑर्बिटल में बेसिक डिफरेंस क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए कि ऑर्बिट और ऑर्बिटल में बेसिक डिफरेंस क्या होता है। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, अगर मैं आपसे पूछता हूं सर्कल में और स्फेयर में क्या अंतर होता है, तो आप बोलोगे सर सर्कल वृत्त होता है और स्फेयर गोला होता है ना? और पूछो वृत्त किसे बोलते हैं? सर वृत्त सर्कल, गोला स्फेयर। तो मूर्खों ध्यान से सुनो, सर्कल जो होता है ये 2 डायमेंशन फिगर होती है, स्फेयर जो होता है ये 3 डायमेंशन फिगर होती है। तो ये क्या है? ये सर्कुलर पाथ ही तो है, ये वृत्तीय रास्ते ही तो हैं। तो जो ऑर्बिट्स होते हैं ये क्या है? आपके सर्कल। और सर्कल कितने डायमेंशन में होता है? 2 डायमेंशन में। यानी कि जो ऑर्बिट होते हैं ये 2 डायमेंशनल फिगर होती हैं और ऑर्बिटल जो होते हैं ये 3 डायमेंशन होती हैं। और सुनो, जब स्टार्टिंग में एटम को स्टडी किया गया था तो बोला गया था एटम जो होता है वो 2 डायमेंशन में लाई करता है, लेकिन बाद में जब एटम को फर्दर स्टडी किया गया तो पता चला एटम 2 डायमेंशन में नहीं होता। कितने डायमेंशन में होता है? 3 डायमेंशन में। और उस 3 डायमेंशन कॉन्सेप्ट का नाम क्या रखा गया? ऑर्बिटल। ठीक है, इतना नोट। अब आगे देखो, इसको अब ये कैसे वैल्यूज आई है इसके बारे में बताता हूं। देखो फॉर्मूला, इसको यूज करके दिखाते हैं इस फॉर्मूले को। ऑर्बिट मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स निकालने का फॉर्मूला है 2n स्क्वायर। ठीक है, हमारे पास ऑर्बिट है k, l, m, n, o। इनके बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, k कौन से नंबर का ऑर्बिट है? पहले नंबर का ऑर्बिट है, तो इसका ऑर्बिट नंबर कितना होगा? 1। और ऑर्बिट नंबर को हम किससे लिखते हैं? n से लिखते हैं। तो यानी कि k के लिए n की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी? 1, क्योंकि ये पहला ऑर्बिट है और ऑर्बिट नंबर को हम n से लिखते हैं, इसलिए n इक्वल हुआ 1। इसी तरीके से l हमारा सेकंड ऑर्बिट है तो इसके लिए n की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2। ये हमारा थर्ड ऑर्बिट है तो इसका ऑर्बिट नंबर 3। ये हमारा फोर्थ ऑर्बिट है तो इसका ऑर्बिट नंबर 4। ये हमारा फिफ्थ ऑर्बिट है तो इसका ऑर्बिट नंबर 5। ठीक है, अब हमें n के रूप में इलेक्ट्रॉन्स निकालने का फॉर्मूला पता है। क्या फॉर्मूला होता है? 2n स्क्वायर। तो आपको पता लगाना कि k शेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो n की क्या वैल्यू रखोगे यहाँ पर? 1। तो 1 रखोगे, 1 का स्क्वायर 1 इंटू 2 2। तो k में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे? 2। l के लिए वैल्यू क्या रखोगे? 2, 2 का स्क्वायर 4 इंटू 2 8। m के लिए क्या वैल्यू रखोगे? 3, 3 का स्क्वायर 9 इंटू 2 18। n के लिए क्या रखोगे? 4, 4 का स्क्वायर 16 इंटू 2 32। o के लिए 5 रखोगे, 5 का स्क्वायर 25 इंटू 2 50। तो इस तरीके से हम निकालते हैं किसी भी शेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे। इसको नोट कर लीजिए। यहां तक किसी को कोई डाउट हो तो पूछिए। सर स्पीड स्लो, चलो भाई कर देखते हैं। देखो मेरे पास उसमें कोई मैसेज नहीं करेगा इनबॉक्स में, क्योंकि आप व्हाट्सएप पर मैसेज करना, ग्रुप व्हाट्सएप का बनता है। अल्फाबेट्स हैं जी, KLMN होता क्या? देखो आज बता ही देता हूं आपको, इतनी दिक्कत हो रही है KLMN क्यों रखा गया, ABCD क्यों नहीं रखा गया। देखो एक्सपेरिमेंट हुआ था, एक्सरे का एक्सपेरिमेंट, ठीक है, तो उसमें ये सेल्स की डिस्कवरी हुई थी। तो जिस साइंटिस्ट ने डिस्कवरी की थी तो उसने इन सेल्स को फाइंड किया था। अब उसने सोचा क्या पता इससे पहले भी सेल्स हो सकती हो, मुझे ना मिली हो, तो इसलिए उसने बीच में से स्टार्ट किया था K से। आई बात समझ में? A से क्यों स्टार्ट नहीं किया? क्योंकि उसे खुद नहीं पता था कि इससे पहले सेल एग्जिस्ट करती है या नहीं। तो उसने सोचा कि अगर एग्जिस्ट करती होंगी तो उनका नाम जब मिलेंगे जब लिख लेंगे, इसलिए K से स्टार्ट हुई थी, इसलिए A से स्टार्ट नहीं हुई थी। गुरुजी मस्त पढ़ा रहे हो, डाउट आने की कोई गुंजाइश नहीं। थैंक यू मयंक जी। ऑर्बिट जी 2 डायमेंशन फिगर होता है, ऑर्बिटल 3D होता है। ठीक है, ये सीटेट पेपर 2 का टॉपिक, सीटेट पेपर 2 में आता है एटॉमिक स्ट्रक्चर साइंस, जिसके पास है ये उनके लिए है सीटेट वालों में। सर इन हाउ सर्कुलर ऑर्बिट पॉसिबल फ्रॉम रदरफोर्ड एटम थ्योरी। रदरफोर्ड की तो लिमिटेशन है ना भाई, रदरफोर्ड तो एक्सप्लेन नहीं कर पाया था सुनील जी।
अरे ऐसा कैसे हो सकता है, बायो क्लास 12 बजे से क्या, 12:30 से है ना, तो 12:30 बजे खत्म कर देंगे। वेरी अमेजिंग गुरु जी, थैंक यू राजेंद्र जी। अरे तमन्ना जी हिंदी लिखी तो है, कैसे हिंदी लिखते हैं बेटा एक बार बताओ। इसको अधिकतम इलेक्ट्रॉन लिख लो, ऑर्बिट को मैंने यहां पर लिख रखा कक्ष, तो थोड़ा बहुत आप भी काम कर लो। सर अच्छा पढ़ा रहे, थैंक यू जी, आप बहुत अच्छा पढ़ा रहे सर, थैंक यू हेमंत जी। आपका हेयर स्टाइल मस्त है। अरे हेयर स्टाइल छोड़ो, इधर ध्यान दो। सर ओ इक्वल टू 50 आज रीड किया है क्या, ये ओ इक्वल टू, हाँ जो मैं पढ़ाऊंगा ना अच्छी चीजें पढ़ाता हूँ मैं हमेशा, ठीक है। लोगों के बकवास का ध्यान मत दीजिए आप, ग्रेट है सर, थैंक यू ओम जी, ठीक है। अब आगे देखो, अब जैसे न्यूक्लियस का साइज था उसी तरीके से हर एटम का साइज अलग होता है, ठीक है। देखो एटम का साइज क्या होता है, जैसे ये न्यूक्लियस है, ये इसके अराउंड में ऑर्बिट्स हैं, तो जो सबसे आउटर मोस्ट ऑर्बिट होगा उसका सेंटर से जो डिस्टेंस होता है इसको बोलते हैं एटॉमिक साइज, परमाणु त्रिज्या या परमाणु आकार बोलो, चाहे एटॉमिक रेडियस बोलो चाहे एटॉमिक साइज बोलो, बात एक ही होती है। परमाणु आकार बोलो चाहे परमाणु त्रिज्या बोलो, बात एक ही है। तो ये किस ऑर्डर का होता है, तो लिखोगे साइज ऑफ एटम, परमाणु की त्रिज्या, साइज ऑफ एटम परमाणु की त्रिज्या। ये ऑर्डर बता रहा हूं, क्रम बता रहा हूं, ऑर्डर क्रम किस ऑर्डर में होती है। तो ये होता है आपका 10 की पावर -10 मीटर, और 10 की पावर -10 मीटर क्या होता है, 1 एंगस्ट्रॉम। तो यहीं से क्वेश्चन बन के आता है कि जो एटॉमिक साइज होता है इसकी एसआई यूनिट क्या होती है, एंगस्ट्रॉम। तो लिखोगे ये नोट करना, इसके बाद एसआई यूनिट ऑफ एटॉमिक साइज, एसआई यूनिट ऑफ एटॉमिक साइज हिंदी में लिखोगे परमाणु, परमाणु आकार की, परमाणु आकार का एसआई मात्रक, एसआई मात्रक, ये लिखोगे आप एंगस्ट्रॉम, ठीक है भाई। ये इतनी चीजें आपको एटम के बारे में पता होनी चाहिए। इन्फिनिटी होते हैं ऑर्बिट सौरभ जी, कितने भी हो सकते हैं। एनटीपीसी में बहुत काम आएगा लेकिन सफिशिएंट नहीं है। एनटीपीसी के लिए मेरे वाला साइंस स्पेशल बैच करना। सर अब केमिस्ट्री से डर खत्म, बहुत सही पढ़ा रहे हैं सर। निखिल जी, अरुण जी थैंक यू। विवेक जी क्या कमेंट्स आपका, नमस्ते गुरु जी, सर अच्छा पढ़ा रहे, थैंक यू। दीपक जी, तमन्ना जी हिंदी लिख चुके हैं, ऑलरेडी होगा संडे का, मोस्ट प्रोबेबली कल छुट्टी हो सकती है, मुझे नहीं पता अभी। गुरु जी क्या एटॉमिक साइज और रेडियस, हाँ जी राजेंद्र जी एक ही होता है, फर्स्ट टाइम केमिस्ट्री समझ आई सर, थैंक यू आपको। क्या आकाश जी, सर हम इंडिया के बेस्ट टीचर, हाँ अनिल जी बहुत बढ़िया, बिल्कुल सर आप बहुत अच्छा पढ़ा रहे, थैंक यू। प्रियांशु जी, बाकी और लोग क्लियर है, क्लियर सर। शहादत थैंक यू जी, प्रियांशु जी थैंक यू एवरीवन। सर जीरो से स्टार्ट करें, भाई जीरो से तो है ये, और जीरो क्या होगा, जीरो के बाद 9th 10th का बैच आएगा वो कर लो, बिल्कुल जीरो से आता है, ठीक है। ये जीरो है, जीरो से हीरो पर आ चुके हैं, सुपर हीरो पर पहुंचना है, सुपर हीरो में साइंस स्पेशल में पहुंच जाते हैं, ठीक है। फिजिक्स भी आप ही लीजिए सर, आप मस्त पढ़ाते हैं। चलो भाई अब मुझे एक बात बताओ, चलो ये एटम के बारे में आपको सबसे पहले किसने बताया, इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। एटम के बारे में आपको सबसे पहले किसने बताया, जल्दी बताइए। नोट्स में बनवा रहा हूं बेटा, नोट्स साथ के साथ बनाए। एसएससी तो उड़ जाएगा, एसएससी तो धुआं हो जाएगा, टेंशन ना लो। एसएससी की सीटेट में आती है बेटा केमिस्ट्री, सेकंड पेपर में। आई एम एक्साइटेड टू रीड केमिस्ट्री सर, यू आर नाइस टीचर, थैंक यू कुंदन जी। जाट तनुए का चेका टगा, ओके आदर्श जी, हाँ जल्दी बताओ। सर अब केमिस्ट्री डर लगता है, आप ग्रेट हो। अरे ग्रेट आप लोग, अरुण जी बताओ जल्दी बताओ। सतेंद्र सर ने, बहुत बढ़िया कनिष्ठ जी। देखो स्कूल में सबसे पहले मैडम या सर ने बताया होगा, अगर मैडम ने बताया होगा तो मैडम को तो आप भूलते भी नहीं हो कभी भी, ठीक है। लूसेंट से आपका ये चैप्टर नहीं मिला, अरे लूसेंट बाहर में जाए, लूसेंट से थोड़ी पढ़ाते हैं हम, ठीक है। तो देखो सबसे पहले एटम के बारे में आपको स्कूल में मैडम या सर ने बताया होगा, फिर वैसे तो इसी कनाद ने बताया था लेकिन वो आपके पेपर में नहीं आएगा। पेपर में जो रेलिवेंट पॉइंट आएगा वो मैं बता रहा हूँ। एक डाल्टन की एक थ्योरी आई थी, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। तो क्वेश्चन पूछा जाता है परमाणु सिद्धांत किसने दिया था, किसने दिया था, जॉन डाल्टन ने, ठीक है। लिखो, नोट करके एक पॉइंट लिखना, एटॉमिक थ्योरी वाज गिवन बाय
फर्स्ट पॉइंट, एटॉमिक थ्योरी वाज गिवन बाय जॉन डाल्टन। एटॉमिक थ्योरी वाज गिवन बाय जॉन डाल्टन। हिंदी में लिखोगे परमाणु सिद्धांत, परमाणु सिद्धांत, परमाणु सिद्धांत जॉन डाल्टन ने, परमाणु सिद्धांत जॉन डाल्टन ने दिया था, परमाणु सिद्धांत जॉन डाल्टन ने दिया था। ठीक है, एनटीपीएससी के लिए साइंस स्पेशल, अगर साइंस को अच्छे से पढ़ना तो साइंस स्पेशल ज्वाइन कर लिया करो, बिल्कुल अच्छे से कवर हो जाएगा उसमें। ठीक है, अब देखो आपको 1 से 20 तक के एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मासेस याद रखने हैं, तो उन्हें याद करने का तरीका क्या है मैं आपको बता देता हूं। ठीक है, तो देखो सेकंड में एटॉमिक नंबर जो होता है, इससे एटॉमिक मास याद करने की ट्रिक क्या है? एटॉमिक नंबर, परमाणु संख्या। अभी मैं लिस्ट बनवाऊंगा। देखो 1 से 20 तक की बात कर रहे हैं, इतने ही आपको याद रखने हैं। अगर 1 से 20 तक एटॉमिक नंबर है तो या तो ये इवन हो सकता है, सम संख्या होगी, है ना, या फिर ये ओड हो सकता है, विषम संख्या हो सकती है। तो अगर एटॉमिक नंबर इवन है, ठीक है, तो इसका एटॉमिक मास कैसे निकालते हैं? देखो एटॉमिक नंबर अगर इवन है तो इसका एटॉमिक मास, परमाणु द्रव्यमान कैसे निकालेंगे? तो आपको करना क्या है, जो भी एटॉमिक नंबर होता है उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ये आ जाएगा आपका एटॉमिक मास। ठीक है, और अगर ओड है तो ओड के केस में एटॉमिक मास कैसे निकालोगे? 2 से मल्टीप्लाई करोगे एटॉमिक नंबर को, 2 मल्टीप्लाई बाय एटॉमिक नंबर, और उसमें 1 ऐड कर दोगे। ठीक है, तो ये फॉर्मूले हैं, ये 1 से 20 तक काम करेंगे। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, एक्सेप्शन क्या है इनकी, ये 4 एलिमेंट्स पर ये फॉर्मूले नहीं लगेंगे। हाइड्रोजन पर नहीं लगेगा, ठीक है, बेरिलियम पर नहीं लगेगा, नाइट्रोजन पर नहीं लगेगा, और क्लोरीन पर, क्योंकि ये कोई स्टैंडर्ड मेथड नहीं है, ये एक सिंपल तरीका है, याद करने की ट्रिक है। तो इन 4 पर मत लगाना, बाकी 16 पर ये काम करेगी। अब कैसे काम करेगी मैं आपको दिखाता हूँ, इतना नोट कर लीजिए, और नोट करने के बाद बताइए। नहीं जी मैं हरियाणा से हूँ, आनंद जी बिहार से नहीं हूँ। ईयर वियर केमिस्ट्री में नहीं पूछते सचिन जी, इसलिए मैं ईयर नहीं बताता। सर यू आर बेस्ट टीचर, थैंक यू साजिद। टीचर सारे ही बेस्ट होते हैं बेटा। चलो सर समझ में नहीं आया, दोबारा बताइए। विकास जी क्या समझ में नहीं आया? देखो एटॉमिक थ्योरी जो थी वो जॉन डाल्टन ने दी थी। आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा, परमाणु सिद्धांत किसने दिया था? जॉन डाल्टन ने। अब एटॉमिक नंबर से एटॉमिक मासेस आपको याद रखने हो तो उसका तरीका ये है, 1 से 20 तक की बात करें हम, अगर एटॉमिक नंबर 1 से 20 तक है, अगर या तो उसका एटॉमिक नंबर इवन होगा या ओड होगा। अभी क्लियर हो जाएगा, एटॉमिक नंबर इवन होगा तो एटॉमिक मास का ये फॉर्मूला है, और ओड है तो ये फॉर्मूला है। अब यूज कैसे करेंगे अभी मैं कराऊंगा एग्जांपल। कार्बन हाइड्रोजन, अरे जो इंपॉर्टेंट है मुझे सब पढ़ाऊंगा, टेंशन ना लो। मयंक जी बस हरियाणा एसएससी के लिए आपको थोड़ी सी 11th-12th की ज्यादा नॉलेज चाहिए होती है, झूठ नहीं बोलो, बस ये चीज वहां पर थोड़ा सा डीपली आता है। हाँ जी, रेलवे के लिए इतना नहीं, रेलवे के लिए साइंस स्पेशल करना पड़ेगा। अरे हरियाणवी क्या करोगे, पढ़ाने दो। नोट कर चुके हो? अभी बता रहे हैं, अभी देखो इसको तो यूज करके दिखाएंगे अभी आप लोगों को। आपकी वॉइस नवाजुद्दीन सिद्दीकी से मिलती, शक्ल भी मिलती होगी भाई, मेरे तो बच्चे कहते हैं। चलो कोई बात नहीं, यू आर गुड, नथिंग मैटर्स। अरे जिसको केमिस्ट्री नहीं आती है, एटॉमिक साइज बहुत सारी चीज़ों पर डिपेंड करता है। लाइक हाँ डिपेंड करता है, मैं कब मना कर रहा हूँ एटॉमिक साइज? मैंने ये कब कहा कि मैंने फैक्टर कब बताए हैं आप लोगों को? फैक्टर तो आपके सिलेबस में है ही नहीं एटॉमिक साइज के, ठीक है। एंड योर टीचिंग इज वेरी, देखो बेटा जिसको केमिस्ट्री नहीं आती है ना, कोई बात नहीं, एक बार पढ़ तो लो। अब ना है ना जब बोलना, आगे से ऐसा कोई नहीं बोलेगा मुझे केमिस्ट्री समझ में नहीं आती, सब आएगा समझ में। सारा वर्ल्ड बेस्ट टीचर हो, थैंक यू विकास जी, आप लोग सभी बेस्ट हो। अब देखो मैं इसको अब इसका एग्जाम्पल लेके दिखाता हूं। देखो एक लिस्ट बनाना, एलिमेंट, तत्व, ठीक है, एटॉमिक नंबर। अब हिंदी में आप लिख लेना, मैं एक बार लिख चुका हूं। एटॉमिक नंबर परमाणु संख्या, दूसरा है एटॉमिक मास परमाणु द्रव्यमान, ठीक है। अब यहां पर जो एटॉमिक मास है ये जनरली ग्राम में ही है, वैसे तो एएमयू होते हैं, ये एएमयू में होते हैं वैसे। कोई बात नहीं, इसको लिखो ही मत, आप परेशान हो जाओगे, नहीं तो छोड़ो, इसके बारे में मैं आपको बाद में बता दूंगा। देखो हाइड्रोजन,
सिंबल में साथ में लिख रहा हूं, हाइड्रोजन का सिंबल होता है H, उसके बाद आता है हीलियम, हीलियम का सिंबल है He, लिथियम। देखो मैं सभी के कमेंट्स नहीं पढ़ पा रहा हूं, किसी को डाउट हो ना तो नंबर मैंने दिया वहां पर पूछ लेना बेटा। लिथियम, बेरिलियम, क्योंकि काफी दिनों बाद केमिस्ट्री हुई है, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। ठीक है, देखो इसका एटॉमिक नंबर है 1, एटॉमिक नंबर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब मेरी बात ध्यान से सुनते जाओ। जो स्टार मार्क लगा रहा हूं इन पर वो फॉर्मूला काम नहीं करेगा जो मैंने आपको बताया, तो पहले हम बाकी को देख लेते हैं। इसका एटॉमिक नंबर कैसा है, इवन है ना, सम संख्या है, तो इसका एटॉमिक मास क्या हो जाएगा, डबल कर दो डायरेक्ट। इसका एटॉमिक नंबर इवन है, सॉरी ओड है, तो डबल करके 1 ऐड कर दोगे। इसका एटॉमिक नंबर ओड है तो डबल करके 1 ऐड कर दोगे। इवन है तो डायरेक्ट डबल कर दोगे, इवन है तो डायरेक्ट डबल कर दोगे, ओड है तो डबल करके 1 ऐड कर दोगे, इवन है तो डबल कर दोगे। ठीक है, इनको आप याद रखोगे। पूरी पीरियोडिक टेबल का हाइड्रोजन एकमात्र एक ऐसा एलिमेंट होता है जिसका एटॉमिक नंबर भी 1 होता है, एटॉमिक मास भी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। पूरी पीरियोडिक टेबल का एकमात्र एक ऐसा एलिमेंट जिसका एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास दोनों बराबर होते हैं, वो तो हाइड्रोजन। बाकी किसी के पास ये प्रॉपर्टी नहीं होती। ठीक है, अब इसे आप याद रखोगे। इसमें उल्टा कर दोगे बेरिलियम और नाइट्रोजन में, क्योंकि ओ इवन है तो डबल करना चाहिए था, लेकिन हमने एक ऐड भी कर दिया। यहाँ पर ओड है, डबल करके एक ऐड करना चाहिए था, लेकिन वो हम नहीं करेंगे, एक्सेप्शन है ये। तो इनको आप याद रखोगे, नोट करो जल्दी। हाँ रेगुलर चलेगा, बालक बड़ा ज्यादा कर देते सर, पढ़ते को ना। अब तो पेमेंट हो गया बीका जी, कोई बात नहीं, कौन सा ज्यादा पेमेंट होता है, साइंस स्पेशल तो बहुत सस्ता आता है वैसे भी। हाँ दिल्ली प्लस AW के लिए काफी है बेटा। अदर्स हीरो लग रहे गुरुजी जाटा के छोरे, थैंक यू विपिन भाई। इस क्लास से जो आपके एग्जाम कवर होंगे, SSC कवर हो जाएगा आपका। ठीक है, और बाकी बेसिक लेवल के जो कवर नहीं होगा मैं बता देता हूं। मतलब देखो हर एग्जाम को ये 80% कवर कर देगा। कोई भी एग्जाम देना 75 to 80% कवर कर देगा। अगर 100% कवर करवाना है तो साइंस स्पेशल लुक, मैं ये कह रहा हूं, SSC को फुल कवर करेगा। बहुत क्लासेस होंगे। हरियाणा SSC के लिए मैंने बताया अलग से पढ़ना पड़ता है, बहुत क्लासेस होंगे। अब काम के क्वेश्चन पूछिए। इतने कमेंट्स आते जल्दी जल्दी घूम जाते, जल्दी नोट करो। गाइड जो इसको पूछना कुछ उस पर पूछ लेना भाई, वैसे क्लास में मत पूछो ना। एलिमेंट का ऑर्डर तो भाई बार बार पढ़ने से याद होता है बेटा। सीटेट पेपर में 1 में नहीं आता, ये 2 में आता है। सब एग्जाम की तैयारी होगी, बता तो रहा हूं भाई। SSC फुल कवर होगा इसमें, SSC कवर होगा। रेलवे के लिए साइंस स्पेशल करना पड़ेगा, लेकिन रेलवे का 70 to 75% कवर होगा, टेंशन ना लो। कंप्लीट नहीं हो सकता बेटा, न्यूमेरिकल आते वो सब नहीं होता, थोड़ा डेप्थ में जाता है, उसको यहाँ तक नहीं लेके जा सकते। CDS भी आपका 70 to 75, CDS रेलवे के लिए आपको वो करना ही पड़ेगा साइंस स्पेशल। हाँ क्वार्क को मैस 1 में कर सकते हैं डिवाइड। हाँ पीरियोडिक टेबल भी याद कराएंगे। ठीक है, अब देखो आगे, अब आगे देखो। नेक्स्ट आता है सोडियम, सिंबल है इसका Na। मैग्नीशियम Mg, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन,
आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम, अब देखो यहां पर वो फॉर्मूला नहीं लगेगा, बाकी हर जगह लगेगा। अब देखो एटॉमिक नंबर इवन है, सॉरी ओड है तो डबल करके 1 ऐड कर दोगे, इवन है तो डायरेक्ट डबल, ओड है तो डबल करके 1 ऐड कर दोगे, इवन है तो डायरेक्ट डबल, ओड है तो डबल करके 1 ऐड कर दोगे, इवन है तो डायरेक्ट डबल, ये अलग चीज है। 35.5, 35.5, 36, ये 39, डायरेक्ट डबल करोगे 40। नोट करते ही बताना भाई। पीसीएस भी कवर होगा, पीसीएस भी भाई 90% कवर ही हो जाएगा, पीसीएस तो हो जाएगा कवर, न्यूमेरिकल वाला की होता है। एमटीएस कवर हो जाएगा सब, चंडीगढ़ पुलिस भी ऑलमोस्ट हो ही जाएगा। चित्रंजन जी वो प्रॉब्लम भाई उनसे पूछे, मैं नहीं बता सकता हूँ, मेरे हाथ में नहीं है। साइंस 4 में बहुत अच्छा पढ़ाया है सर, थैंक यू, वेलकम नितेश जी। बुक्स के बारे में मैं पहले पढ़ा चुका हूँ, पहले स्टार्टिंग में 5 मिनट में बता दिया था। हाँ यूपी पीसीएस के लिए काफ़ी है, बिहार के लिए भी काफ़ी है। प्रफुल्ल जी आर्गन का 14 भी होता है, वो आइसोटोप होते हैं बेटा, ठीक है, कवर हो जाएगा। राजस्थान पीसीएस के लिए वो साइंस स्पेशल पढ़ना पड़ेगा भाई, उसमें थोड़ा सा अच्छा आता है पेपर। जब से होंगे स्टार्ट हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, अब तैयारी तो करो पहले, ठीक है। अब देखो हेडिंग डालोगे, रिप्रेजेंटेशन ऑफ एलिमेंट्स, रिप्रेजेंटेशन ऑफ एलिमेंट्स, रिप्रेजेंटेशन ऑफ एलिमेंट्स, तत्वों को दर्शाने का तरीका, तत्वों को दर्शाने का तरीका, रिप्रेजेंटेशन ऑफ एलिमेंट्स, तत्वों को दर्शाने का तरीका। कल भी आपकी क्लास हो सकती है, ठीक है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ एलिमेंट्स, तत्वों को दर्शाने का तरीका। देखो किसी भी एलिमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं, देखो जैसे फॉर एग्जांपल सोडियम लेते हैं, मार्कर चेंज कर लेते हैं, देखो जब भी किसी एलिमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं तो कैसे करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल सोडियम है, सोडियम का सिंबल होता है Na, नीचे लिखा होता है एक नंबर 11, ऊपर एक नंबर लिखा होता है 23। तो ये जो 11 होता है इसको बोलते हैं एटॉमिक नंबर, परमाणु संख्या। और ये जो होता है ये होता है आपका एटॉमिक मास, परमाणु द्रव्यमान, एटॉमिक मास, परमाणु द्रव्यमान। अब मुझे एक बात बताओ, ये जो एटॉमिक नंबर होता है इसका स्टैंडर्ड सिंबल क्या होता है? इसको हम किस से लिखते हैं? एटॉमिक नंबर को ए से लिखते हैं, बी से लिखते हैं, सी से लिखते हैं, डी से लिखते हैं? जल्दी बताओ। ए से लिखते हैं, बी से लिखते हैं, सी से लिखते हैं या डी से लिखते हैं? जल्दी बताओ। हाँ गोलू जी ले लिया नाम, अब बताओ जल्दी। हाँ कनेश जी वो ठीक है, लेकिन उसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम है और एरर भी है। डिजिटल बोर्ड लगाइए, गरीब आदमी कहाँ से लगाए डिजिटल बोर्ड? ए जेड ए, जो ये ए आंसर दे रहे ना इन बच्चों के लिए वेरी गुड, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, एक्सीलेंट, मूर्ख को कमाल कर दिया आप लोगों ने। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, इसको हम लिखते हैं जेड से, ना ए से, ना बी से, ना सी से, ना डी से। किससे लिखा जाता है? जेड से। एटॉमिक मास को लिखते हैं हम ए से। तो देखो किसी भी एलिमेंट को अगर आपको रिप्रेजेंट करना है तो हम सबसे पहले उसका सिंबल लिखेंगे। ये कोई भी जर्नल एलिमेंट है जिसका सिंबल होता है एक्स। नीचे लिखा होगा एटॉमिक नंबर, और एटॉमिक नंबर को लिखते हैं हम जेड से। ऊपर लिखा होता है एटॉमिक मास, एटॉमिक मास को लिखते हैं ए से। इस एलिमेंट पर जो चार्ज प्रेजेंट होगा उसको लिखते हैं हम राइट में टॉप पर। अब इस चार्ज के बारे में बात कर लेते हैं, आवेश हिंदी में। इसका मतलब क्या है? देखो
चार्ज के बारे में बात करते, सुनो चार्ज कैसे काउंट करेंगे। एटम जो मैंने आपको पढ़ाया है वो 3 एलिमेंट से, 3 फंडामेंटल पार्टिकल से बनता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। एटम जो वो किससे बनता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज होता है, कोई चार्ज नहीं होता। प्रोटॉन पर +1 होता है, इलेक्ट्रॉन पर -1 होता है। ये +1 -1 के बारे में मैं अभी बताऊंगा, फिलहाल इतना याद रखो। +1 एग्जैक्ट वैल्यू बता देता हूँ, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होती है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन सब पढ़ाऊंगा, उसमें लिखवाऊंगा, भी ध्यान से सुनते जाओ। तो देखो एटम जो है वो आपका बना है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से, ठीक है। एटम जो है आपका बना है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से। न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज होता नहीं, तो जब हम चार्ज कैलकुलेट करेंगे तो चार्ज कैलकुलेशन में किसका यूज होगा, आपका प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन का। जैसे एग्जांपल देखो, आपके पास प्रोटॉन दे रखे 10, इलेक्ट्रॉन दे रखे हैं 8, तो आपको चार्ज बताना कितना चार्ज आएगा। अब ध्यान से सुनो, चार्ज कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसमें क्वेश्चन कराऊंगा, सारे डाउट क्लियर होंगे, पहले सुन लो एक बार। चार्ज किसके बराबर होता है, प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन के। एक प्रोटॉन पर कितना चार्ज बताया अभी मैंने, +1, तो 10 पर कितना हो जाएगा टोटल, +10। एक इलेक्ट्रॉन पर कितना होता है, -1, तो 8 पर कितना हो जाएगा, -8, तो चार्ज की वैल्यू कितनी आ जाएगी, +2। अभी क्वेश्चन करेंगे, इतना नोट कर लीजिए। वेस्ट बंगाल वाला पीसीएस मैंने देखा नहीं है, एक बार पेपर दिखा देना सोवरोजी, मैं बता दूंगा। चल तो रही है जी GS 15 की क्लासेज। 12th का सिलेबस ये 12th में भी आता है, यहां भी आता है। साहजी पोटेशियम को K से क्यों लिखते हैं, सोडियम को Na से क्यों लिखते हैं, ये कन्वेंशन है, ठीक है, ये आपको याद रखनी है, ठीक है। फोर्टीन होता है नित्या जी नाइट्रोजन का, बिल्कुल सही बताया, टेंशन ना लो। साइंस का प्रैक्टिस बैच लाएंगे नितेश जी। नो कृष्ण नवीन जी, पेपर 1 में नहीं होती सर, आपने यूपीएससी के लिए नहीं बताया, मेरी कमेंट्स नहीं पढ़, यूपीएससी में नहीं आता बेटा ये, ठीक है। ओके सर, आप चल रही हैं, अब रेगुलर चलेंगी, टेंशन ना लो, ठीक है। अब देखो, अब ये एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास, इनका यूजेस क्या है, अब उसके बारे में पढ़ते हैं। तो हेडिंग डालना आप, एटॉमिक नंबर, परमाणु संख्या, एटॉमिक नंबर, परमाणु संख्या। देखो एटॉमिक नंबर किसके बराबर होता है, तो हमेशा याद रखना जो एटॉमिक नंबर होता है ये आपका हमेशा बराबर होता है, जेड से लिखते हैं, इसको ऐसे लिख लेते हैं, तो जेड जो होता है ये हमेशा बराबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के, चाहे कोई भी केस हो। ये स्टेटमेंट हमेशा रहेगी, हमेशा सही होगी, कभी भी ये स्टेटमेंट गलत नहीं हो सकती आपकी, ठीक है। यानी कि जिस भी एलिमेंट का, जिस भी तत्व का जितना एटॉमिक नंबर होगा उसके अंदर प्रोटॉन की संख्या भी उतनी ही होगी। जैसे एग्जांपल बता देता हूं, जैसे Na पॉजिटिव, ऑक्सीजन 2-, ठीक है। इसका एटॉमिक नंबर है 11, ऑक्सीजन का है 8, ठीक है। आपको इसके अंदर कैलकुलेट करने हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो प्रोटॉन्स किसके बराबर होते हैं, एटॉमिक नंबर के, और एटॉमिक नंबर कहाँ लिखा होता है, नीचे लिखा होता है। तो यानी कि इसका एटॉमिक नंबर कितना है, 11, तो प्रोटॉन कितने होंगे, 11। इसका एटॉमिक नंबर कितना है, 11, तो प्रोटॉन 11। इसका एटॉमिक नंबर 8, तो प्रोटॉन 8, ठीक है। अब ये जो एटॉमिक नंबर होता है ये इलेक्ट्रॉन्स के बराबर भी होता है, एटॉमिक नंबर इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, लेकिन ये हमेशा नहीं होता, इसके लिए कंडीशन है, वो न्यूट्रल होना चाहिए, उदासीन होना चाहिए, ठीक है। क्या होना चाहिए, वो न्यूट्रल होना चाहिए, उदासीन होना चाहिए। अब देखो न्यूट्रल किसे बोलते हैं, जिस पर कोई भी चार्ज नहीं होता। अगर एलिमेंट न्यूट्रल है तो उस केस में आपका एटॉमिक नंबर इलेक्ट्रॉन के बारे में बताएगा। जैसे इसमें हम बात करें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमें निकालने हैं, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एटॉमिक नंबर के बराबर कब होंगे, जब वो न्यूट्रल होगा। न्यूट्रल मतलब उस पर कोई भी चार्ज नहीं होगा, तो यहाँ पर कोई चार्ज है नहीं है, यानी कि ये क्या आपका न्यूट्रल। तो इसका जो एटॉमिक नंबर होगा उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स भी इतने ही होंगे। लेकिन अब ये न्यूट्रल नहीं है, इनके ऊपर चार्ज है, तो इस केस में एटॉमिक नंबर जो होता है ये इलेक्ट्रॉन के बराबर नहीं होगा। तो कैसे निकालोगे, जो भी एटॉमिक नंबर होता है उसको एज इट इज लिखोगे,
अब जैसा चार्ज है, चार्ज कैसा है यहाँ पर +1, इस चार्ज के साइन को इसमें से रिवर्स कर दोगे, +1 है तो -1 कर दोगे, -2 है तो क्या करोगे +2। तो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन 10, इसके अंदर भी इलेक्ट्रॉन 10, दोनों के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर है। ठीक है, तो जिसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बराबर होते हैं उसे क्या बोलते हैं, आइसो सम। जल्दी बताना क्या बोलते हैं। ये कौन है, ये राखीजिए, ये क्या लिख रहे हो आप। समस्थानिक, आइसोटॉप, आइसोइलेक्ट्रॉनिक, आइसोटॉप, समस्थानिक, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, एक्सीलेंट। जो बच्चे आइसोटॉप कह रहे हैं ना मूर्खों, इसे आइसो इलेक्ट्रॉनिक बोलते हैं, आइसोटॉप नहीं बोलते। आइसोटॉप कुछ और होता है, बताऊंगा। तो जहां पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बराबर होंगे उसे बोलते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक। तो एक क्वेश्चन ऐसे बनता है, आपको आयंस दे देंगे, ठीक है, और आपसे पूछा जाएगा इनमें रिलेशन क्या है। अगर उनके अंदर इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर हुई तो उसे बोलते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक। तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक किसे बोलते हैं, हैविंग सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, हैविंग सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। हिंदी में लिखोगे, इनमें इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर होती है, इनमें इलेक्ट्रॉन की संख्या, इनमें इलेक्ट्रॉन की संख्या, इनमें इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर होती है। ठीक है, तो ये इंफॉर्मेशन आपको होनी चाहिए। इसमें किसी को डाउट हो तो बताओ। यहां तक कोई डाउट हो तो बताओ, फिर आगे पढ़ते हैं। एटॉमिक मास और एटॉमिक वेट सौरभ जी यहां पर सेम होते हैं, केमिस्ट्री में कोई अंतर नहीं होता। इसका मतलब ये होता है कि बेटा जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होगी तो उन्हें एक समूह में ऐड कर दे, उस समूह का नाम रखा गया आइसो इलेक्ट्रॉनिक। आइसो इलेक्ट्रॉनिक वो आयंस होते हैं या वो स्पीसीज होती है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर होगी। जिन जिन चीजों में इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर होगी उन्हें हम आइसो इलेक्ट्रॉनिक वाले ग्रुप में रखेंगे। ठीक है, आइसो का मतलब होता है समान, सेम। ये जो आइसो होता है ना, ये भी आपसे पूछा गया था, सीजीएल 2019 में पूछा गया था। आइसो का मतलब होता है सेम, जो 19 में पेपर हुआ था। अभी एग्जाम्पल और आएंगे, अभी टेंशन ना लो, इतना लिख लीजिए, नो डाउट सर। ठीक है, अब हेडिंग डालो एटॉमिक मास। देखो इसको एटॉमिक मास या बोलो मास नंबर या एटॉमिक वेट, बात सेम ही है। ठीक है, इसको लिखते हैं हम ए से। तो देखो एटॉमिक मास का मतलब क्या हुआ, एटम का मास। ठीक है, तो किसी भी बॉडी का अगर आपको मास निकालना है तो उसके लिए एक रूल होता है, फिजिक्स में एक कॉन्सेप्ट होता है सेंटर ऑफ मास, द्रव्यमान केंद्र, द्रव्यमान केंद्र। ये क्या कहता है कि किसी भी बॉडी का जो मास होगा वो कहाँ होगा, हमेशा उसके सेंटर पर होगा। तो उसी तरीके से जो एटम का मास होगा वो भी कहाँ होगा, एटम के सेंटर पर होगा। और एटम के सेंटर में क्या प्रेजेंट है, न्यूक्लियस, यानी कि एटम का सारा मास कहाँ होगा, न्यूक्लियस के अंदर। और न्यूक्लियस के अंदर क्या मिलते हैं आपके, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, यानी कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो कुल भार होगा वही एटम का मास होगा। ठीक है, तो इसलिए एटॉमिक मास जो बराबर होता है, यह बराबर होता है आपका प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन के। अब ध्यान से सुनना, यहां से क्वेश्चन आता है कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कैसे निकाले जाते हैं। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं Na1123। ठीक है, इसका एटॉमिक मास कितना है, 23 है ना। और एटॉमिक मास किसके बराबर होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन के। प्रोटॉन किसके बराबर होते हैं, एटॉमिक नंबर के। तो यहां से नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने आ जाएंगे, 12। या तो आप ऐसे निकालो, नहीं तो आप डायरेक्ट निकाल सकते हो। छोटा तरीका क्या है, दो न्यूमेरिकल वैल्यू जो आपको दिखाई दे रही हैं, बड़ी वैल्यू में से छोटी को माइनस करो, डायरेक्ट आ जाएंगे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ठीक है, तो 23 माइनस 11 डायरेक्ट आ गए 12। तो आपसे पेपर में क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालने का फॉर्मूला क्या होता है। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालने का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, कैसे निकाले आपने,
एटॉमिक मास में से एटॉमिक नंबर को माइनस किया, एटॉमिक मास को किससे लिखते हैं, ए से, इस ए में से आपने किसको माइनस किया, जेड को। तो इस तरीके से हम निकालते हैं नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। अभी आपसे क्वेश्चन पूछा गया रिसेंटली एग्जाम में, यूरेनियम के अंदर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने होंगे, इसके अंदर आपको बताने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, जल्दी बताओ, कुछ भी गिवन नहीं था, क्या आंसर दोगे। हाँ समित जी, आपका आइसोटोन उसे बोलते हैं जिसके अंदर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम होते हैं। हिंदी में से लिखोगे, न्यूट्रॉन की संख्या रे थोड़े बहुत तो लिख ही लोगे। एमडीजी सेम है यहाँ पर, केमिस्ट्री में मास और वेट में कोई अंतर नहीं है, ठीक है। आप नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स बताइए कितने होंगे जल्दी। जब भी आपको यूरेनियम दे रखा हो तो यूरेनियम के आइसोटोप होते हैं आपके पास 235, 236, 238। जब वो आपको कुछ भी गिवन नहीं करेगा तो आप किसे मान के चलोगे, 235 को, आपको ये लेके चलना है। एटॉमिक नंबर 92 होता है, तो इस चीज का ध्यान रखना। जब भी आपसे डायरेक्ट यूरेनियम में पूछेगा कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने होते हैं, तो आप कौन सा मास यूज करोगे, 235। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने आ जाएंगे इसके अंदर, फॉर्मूला क्या है आपका, A माइनस जेड, तो 235 माइनस 92 ये आ जाएंगे 143, ठीक है। तो इस तरीके से हम निकालते हैं। अब एक चीज बताओ, एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर में रिलेशन क्या होता है। पेपर में आपसे पूछा जाता है कि जो एटॉमिक मास होता है, जो एटॉमिक नंबर होता है, इनमें रिलेशन क्या है, परमाणु द्रव्यमान और परमाणु क्रमांक में रिलेशन क्या है। ऑप्शन मैं आपको देता हूं, यहां पर आपको ऑप्शन यूज करने हैं, ये ऑप्शन है आपके पास। जल्दी बताओ क्या आंसर होगा। हाँ भाई देखो, दो एग्जांपल देखते हैं। अब इसी में एग्जांपल में देख लो, जैसे ये एटॉमिक मास है, ये एटॉमिक नंबर है, कौन सा बड़ा है, एटॉमिक मास। तो एटॉमिक मास हमेशा बड़ा होता है एटॉमिक नंबर से, ठीक है। लेकिन ये एक केस ऐसा है जिसमें एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर बराबर होते हैं, मैंने आपको बताया भी था। हाइड्रोजन एकमात्र एक ऐसा एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर भी 1 होता है, एटॉमिक मास भी 1 होता है। तो हाइड्रोजन की वजह से यहां पर आ जाएगी इक्वेलिटी। तो अगर आपसे पूछा जाए एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर में क्या रिलेशन होता है, तो आप बोलोगे एटॉमिक मास एटॉमिक नंबर के बराबर भी हो सकता है या इससे बड़ा हुआ, कभी इससे छोटा नहीं हो सकता। एक क्वेश्चन लिखना,
देखो सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे, क्वेश्चन जिसका सोल्व हो गया। एन एलिमेंट कंटेन number of protons, electrons and neutrons are 16, 18 and 16 respectively. Find, आपको इसका रिप्रेजेंटेशन बताना, x की वैल्यू क्या होगी, z की वैल्यू क्या होगी, a की वैल्यू क्या होगी, चार्ज की वैल्यू क्या होगी। हिंदी में लिखोगे, एक तत्व जिसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की संख्या, एक तत्व जिसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की संख्या 18, 16 क्रमानुसार है। ठीक है, तो आप ये रिप्रेजेंटेशन बताना, आपको x क्या होगा, z क्या होगा, a क्या होगा, आवेश क्या होगा इसका, ये सारी वैल्यूज आपको बतानी है। ये है क्या, बी एक्सेप्शन हाइड्रोजन, अरे वो तो जा चुका क्वेश्चन, इसका आंसर बताओ आप। कमेंट तो पहुंच रहे विरम जी, लेकिन बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं, पास हो जाते हैं। ठीक है, हिंदी में लिख तो दिया अरुण जी। हाँ, डीएसएसबी के लिए काफी है, Z16 A32 चार्ज, बहुत बढ़िया मनीष जी। बाकी लोग नहीं, शिवम जी आ रहे हैं आपके कमेंट्स। यूट्यूब पे भी है ना, ठीक है, चलो इसको सोल्व करते हैं। देखो देखो Z जो होता है ये बराबर होता है आपका नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के। Z हमेशा बराबर होगा नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के। प्रोटॉन कितने दे रखे आपको 16। एटॉमिक मास बराबर होगा प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन के। प्रोटॉन कितने दे रखे आपको 16, न्यूट्रॉन कितने दे रखे हैं 16, वैल्यू आ गई 32। चार्ज किसके बराबर होता है प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन के। एक प्रोटॉन पर कितना चार्ज होता है +1 और टोटल प्रोटॉन कितने आपके पास 16, तो टोटल पॉजिटिव हो गया +16। एक इलेक्ट्रॉन पर होता है -1, टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं 18, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी -2। तो 16 एटॉमिक नंबर होता है सल्फर का, एटॉमिक मास है इसका 32, चार्ज आया -2। ठीक है, अब बताओ कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ या नहीं। कोशिश रेगुलर कोशिश ये करेंगे, लेकिन मैं आगे देखो यहाँ पर क्या हो रहा है ना, मुखर्जी नगर में भी अब केसेस बहुत ज्यादा आ रहे हैं, तो देखेंगे घर से ही पढ़ाएंगे तो लैपटॉप पर पढ़ाएंगे, लेकिन मजा आएगा आपको पढ़ने में, इससे भी ज्यादा मजा आएगा, टेंशन ना लो। पर देखेंगे अब जब तक लाइव, जब तक यहाँ आ सकते हैं आएंगे, नहीं तो जब पॉसिबल नहीं होगा तो लैपटॉप से पढ़ाएंगे, लेकिन क्लासेस आपके रेगुलर करेंगे। अब ये बताओ, देखो आज इतना ही पढ़ लेते हैं, 1 मिनट कुछ छोटा टॉपिक, क्योंकि टाइम नहीं है ना, टॉपिक कोई। हाँ, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वगैरह स्टार्ट करना, इलेक्ट्रॉन स्टार्ट करने, प्रोटॉन तो कंप्लीट नहीं हो पाएगा, मजा नहीं आएगा। अब आज की क्लास में अब देखो, और किसी को डाउट हो कुछ पूछना हो बताओ, बिल्कुल क्लियर, यू आर रियली। आगे कमेंट नहीं दिख। हाँ, लेकिन न्यूट्रॉन पर चार्ज नहीं, तो चार्ज तो है नहीं, तो न्यूट्रॉन पर मैंने न्यूट्रॉन का चार्ज निकालने में यूज कहाँ किया, मैंने चार्ज निकालने में तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का यूज किया।
न्यूट्रॉन चार्ज में तो न्यूट्रॉन का कोई रोल ही नहीं है। 18 कैसे आया, कौन सा 18? आपको क्वेश्चन में गिवन है ना इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 18 इलेक्ट्रॉन गिवन है ना, एक इलेक्ट्रॉन पर -1 होता है तो 18 पर कितना हो जाएगा, -18। सर हो गया गुरुजी, आप सेफ रही। आप बताओ। हाँ ठीक है, थोड़ा स्लो पढ़ा देंगे, कोई बात नहीं। केमिस्ट्री समझ में आई या नहीं? मजा आया सर? सर सभी क्लासेस लैपटॉप पर हो जाएंगी क्या? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं कनिका जी, मैं तो अपनी बता रहा हूँ, कोशिश करूँ लैपटॉप से लूँ, क्योंकि पॉसिबल नहीं, आप लोग समझ सकते हो, लेकिन समझ में आएगा, नहीं समझ में आएगा वो तो दोबारा पढ़ा देंगे। सर पढ़ाते अच्छा, लेकिन देखो पूरा कमेंट यार, छोटा कमेंट करो क्योंकि बहुत सारे कमेंट है बोर्ड पर। सिलेबस अगली क्लास में डिस्कस करा देंगे भाई, क्योंकि काफी बैचेस कंबाइन है। एक इस एटॉमिक स्ट्रक्चर के बाद सिलेबस बताऊंगा, क्योंकि हर बैच का फिर अलग सिलेबस है। गुरुजी रोटी खाने का टाइम छोड़िए सर, हरियाणी बोल दीजिए। हाँ बहुत शानदार क्लास गुरुजी, आप सही हो ना? हाँ मैं ठीक हूँ भाई, मजा आ गया सर, थैंक यू सोम जी। यस सर, इसको फिर से बताओ, बता दे, बाकी को देख लेते हो। किसको आपको टेलीग्राम पर मैंने बनाया तो, लेकिन मिलेगा नहीं, आगे जोड़ दूंगा, लेकिन फिलहाल व्हाट्सएप पे काम करते हैं। गुरुजी धाकड़ हो जाएगी केमिस्ट्री का डर खत्म, बहुत मजा आया सर, समझ आ गया, बहुत शानदार क्लास रही गुरुजी, थैंक यू शुभम जी। सर थोड़ा रूबी जी साइंस स्पेशल ज्वाइन कीजिए और डीप पढ़ने के लिए, सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते, थैंक यू अमर जी, बेस्ट सर। कुछ ज़्यादा समझ में नहीं आता, कोई बात नहीं आशु जी, आगे क्लियर हो जाएगा। पहली बार इतना समझ में आया अच्छे से, ग्रेट सर। गुरुजी लटकाट दिया, थोड़ा धीरे धीरे पढ़ाना, ठीक है हरियाणा आले से, ठीक है। वेरी गुड सेशन, थैंक यू सर। बुक लेना आपकी, देखो प्रैक्टिस के लिए तो बुक लेनी पड़ेगी सर, लैपटॉप पे नहीं बड़ा, बोर्ड पे पढ़ाया समझ में, आप पढ़िए तो सही। राहुल जी देखिए मजा आएगा, मैं कह तो रहा हूँ, मैं पढ़ाता हूँ ना सर। अभी 2 बजे से क्लास है बायोलॉजी की, आप थोड़ा और पढ़ा सकते हैं। अच्छा 2 बजे से है क्या क्लास? सर आप सबसे बेस्ट हो, चलो कोई नहीं, अब तो मैंने बोल दिया बच्चों को ओवर करने के लिए, कोई नहीं, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था आज, अगली क्लास में कवर कर लेंगे। बीपीएससी कवर होगा, बिल्कुल कवर होगा। प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन ने की थी जी। हाँ युवराज जी आपके मैसेज आ रहे हैं, देखो मैसेज सबके आ रहे हैं, लेकिन इतना टाइम नहीं, ऐसे ऐसे जाते हैं मैसेज, पता ही नहीं चलता, जो दिख जाते हैं वो बता देते हैं। सर फिर से एक बार समझा दीजिए रजनीश जी, बुक आप एक बार वीडियो दोबारा देख लीजिएगा, ठीक है? अगर नहीं समझ में आया तो अगली क्लास में आते ही स्टार्टिंग में बता दो, नहीं तो मेरे पास नंबर है उस पर पूछ लेना, मैं आपको बता दूंगा, ठीक है? मजा। चलो बच्चों ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, बाकी अगली क्लास में पढ़ेंगे, थैंक यू।